हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे ऋजुरेखीय पथ पर गति, जिसमें आपके पहले इसके लिए पढ़ चुके हैं कि ग्राफीय निरूपण कैसे कहते हैं, यानी कोई वस्तु गतिशील है तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं वो पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ा सा और बाकी है, यानी समय स्थिति पढ़ चुके थे और इसके बाद वेग समय पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है थोड़ा सा और एक ग्राफ, इसके बाद फिर गति के समीकरण का निगमन पढ़ना है कि गति के समीकरण का निगमन क्या होता है। हमें ये पढ़ना है समय त्वरण ग्राफ। समय त्वरण ग्राफ सेम वैसे ही होता है, बस क्या होगा कि पीछे भी हमने आपको बताया ही था कि जब इस दिशा में चलोगे तो ये क्या होता है, समय बढ़ता है, और ये ऊपर वाली दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा। ठीक, तो आइए केवल ग्राफ को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है। ग्राफ में कह रहा है कि यदि, देखो पढ़ो और ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है इसमें क्या है कैसे है, बस इतना सोच लो, इसको ध्यान से समझ लो बस। विराम में स्थित कण का समय त्वरण ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। यानी जब कोई वस्तु विराम में हो अर्थात रुकी हुई है तो कह रहा है समय त्वरण ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। यानी चित्र में ये प्रदर्शित है, बट आपको दिखाना है, अभी हम दिखाते हैं कहां प्रदर्शित है। क्योंकि विराम में स्थित कण का वेग तथा त्वरण शून्य होता है, अतः ग्राफ समय अक्ष के अध्यारोपित हो जाएगा। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है, तो कहोगे वेग शून्य। जब वेग शून्य है तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा। तो ये क्या, समय अक्ष के क्या अध्यारोपित हो जाएगा, अर्थात समय अक्ष पर क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो होगा वो समय अक्ष पर होगा। कहाँ पे है, देखो आपको थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो हमने ये देखो बना दिया। तो ये रेखाएं कैसी हैं, यहां तक गई तो कोई समय में दिया गया, लेकिन समय के सापेक्ष उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात शून्य था। जब विरामावस्था में वेग शून्य था तो त्वरण क्या, अक्ष के ही यानी समय के अक्ष पे अध्यारोपित हो जाएगा। तो ऐसे कभी मिले तो आपको बता देना, त्वरण भी शून्य और वेग भी शून्य। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है, क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो नियत वेग से त्वरण शून्य है तो गतिमान वस्तु का समय त्वरण ग्राफ। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है, यानी वेग का मान क्या हो, नियत हो, अभी एग्जांपल ही बताते हैं आपको, तो वस्तु का समय ग्राफ कह रहा है समय त्वरण ग्राफ में प्रदर्शित, यानी ये ग्राफ है प्रदर्शित है, यह ग्राफ भी समय अक्ष पर ही अध्यारोपित होगा। मतलब अगर कोई वस्तु है वो चल रही थी, तो ये चल रही थी तो देखो ऐसे ये भी इसी पर चली गई, यानी इस पे कह रहा है कि अक्ष होगा वो इसी पर अध्यारोपित। कैसे अध्यारोपित होगी, चलो हम मान लेते कोई वस्तु है उसका वेग क्या है, नियत है। जब वेग नियत है तो हम क्या मान लेते हैं इसमें पहले स्थिति में कि b1 बराबर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कोई वस्तु थी, और फिर 10 देखा गया तो b2 बराबर मान लिया गया कि ये भी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग क्या है, नियत है। तो समय कितना 2 था, या मान लीजिए 0 सेकंड पे था, यानी t1 बराबर 2 मान लिया गया, और t2 बराबर क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया। तो ऐसे 2 और 3 के तो त्वरण क्या होता है, a बराबर वेग में परिवर्तन यानी b2 माइनस b1 और बटे t2 माइनस क्या होता है, t1 होता है। तो देखो 10 में से 10 को घटाओगे और 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना, 0 बटे 1 बराबर कितना, 0। जब 0 आएगा तो अक्ष पे अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, त्वरण बढ़ जाएगा। तो त्वरण नहीं बढ़ रहा है, अर्थात क्या, त्वरण शून्य है। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या हो, समय के अक्ष पे अध्यारोपित हो जाए, यानी समय के ऊपर चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला देखते हैं कि इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसको ध्यान से समझो क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहा है कि एक नियत त्वरण, यानी नियत त्वरण से गतिमान, जिसका त्वरण क्या हो, नियत से गतिमान वस्तु समय त्वरण ग्राफ में प्रदर्शित है। यानी कोई वस्तु है उसका त्वरण नियत है। त्वरण नियत होने का मतलब है कि ये त्वरण कैसे है, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें त्वरण में कि ये रेखा ऐसे सीधी चली गई, जब सीधे चली गई तो एक त्वरण पे ऐसे सीधा चली गई, त्वरण ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, सीधे चला गया, तो ये त्वरण है। तो ये क्या है, एक समान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह कह रहा है कि यह ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। तो देखो
ये क्या है, एक अक्ष के क्या है, समानांतर है, जिस पे ये क्या अध्यारोपित हो रहा है, यानी एक सरल रेखा बन गया। तो इनके देखो ऊपर वाली एक रेखा चलेगी, एक नीचे वाली चलेगी, समानांतर हो गया। तो आपने पढ़ा था त्वरण ए बराबर कितना होता है, ए बराबर आपने पढ़ा था डेल्टा बी बट्टी कितना, डेल्टा टी होता है। अगर हम डेल्टा बी निकालें तो डेल्टा बी बराबर ये कितना होता है, ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ये इतना होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल में डेल्टा टी जो होगा, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी T2 माइनस T1 में कण के वेग हुए परिवर्तन b का छायांकित भाग के क्षेत्रफल को बराबर बताता है। ये बताता है के बराबर बताता है, यानी b का, देखो अगर कह रहा है किसी वस्तु में त्वरण एक समान रहा हो तो डेल्टा टी समय अंतर ने T2 माइनस T1 से जब निकालते तो कण के वेग में हुआ परिवर्तन बताता है। तो b का जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का मतलब ये जो भाग है ये क्या बता रहा है, वेग को बता रहा है। तो इसको क्या बता रहा है, ये वेग को बता रहा है। तो वेग हमने क्या कर दिया, आसानी से इसको छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकाल लो तो वेग की गणना कर सकते हैं। तो देखो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आ जाते हैं, अब हमारे पास जो ग्राफ था वो अच्छे से समझ लिए, ग्राफ में बस इतने ही था, इससे ज़्यादा आप ग्राफ नहीं पढ़ना था कि और ज़्यादा ग्राफ पढ़ना था, बस इतने ही ग्राफ आपके एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका, लाइन बैठ चुकी। कहीं पे अगर लाइन मिलेगी तो आप बता सकते हो त्वरण कैसे, एक समान त्वरण है कि एक समान वेग है कि परिवर्ती वेग है कि अपरिवर्ती वेग है, कैसा वेग है वो आप अच्छे से बता सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से, ग्राफ की सहायता से, ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसमें, हमें क्या गति का समीकरण ये पढ़ना है, एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान गति के त्वरित समीकरण कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख सको। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक समान त्वरण से ये गतिशील है, यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील था, जब एक समान वेग से गतिशील था तो उसका गति का प्रथम से क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, आज वही हमें फिर से पढ़ना है, क्योंकि 9th और 11th में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 9th में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उससे हम थोड़ा सा कम होता है, और इंटर में पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा पढ़ते हैं और उससे गहराई में पढ़ते हैं, बस इतने का अंतर है। कुछ चैप्टर हैं 9th का इसमें, तो ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। गति का प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस ए टी होता है। द्वितीय समीकरण जो होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। और चौथा समीकरण है, बस ये पढ़ना, लेकिन ये क्या होता है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी एस टी बराबर 1/u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1 होता है, ठीक है। अब इसमें जो सिंबल प्रयोग किए वो क्या क्या होता है उसको हम लिख देते हैं। देखो अगर आपको मिल जाए u, तो ये होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का या गतिशील वस्तु, ऐसे लिख देते हैं, गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक। और b क्या होता है, ये b है, तो गतिशील वस्तु का ये क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग या इसी को बोलते हैं वेग में परिवर्तन, कोई वस्तु है तो अंतिम वेग हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंतिम वेग। फिर s आया या a, तो a का मतलब गतिशील, डैश का मतलब ऊपर जो लिखा वही, गतिशील वस्तु का क्या है, ये त्वरण है, यानी कोई वस्तु है एक समान त्वरण से गतिशील है तो ये त्वरण हो जाएगा। फिर इसके बाद s है, तो गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। और t आप जानते हो कि t क्या होता है, t बराबर समय, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा t जो समय को प्रदर्शित करता है। और एस टी बराबर, एस टी सफिक्स में लिखते हैं, ये होता है टीवें सेकंड में चली गई दूरी, ये होता है। बस आप ऐसे सिंबल को याद रखो क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ये इतना हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं पहले प्रारंभिक वेग को। यदि कोई वस्तु है, जैसे ऐसे हाथ पे कोई वस्तु ले, उसको हम छोड़ दें, जब उसको हम छोड़ देंगे
तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जैसे आप क्या करते हो, गेंद लेकर ऊपर से ऐसे छोड़ देते हो, तो वो प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा, आपसे कह दिया जाए कोई वस्तु आप फेंको ऐसे, जब गेंद को फेंक रहे हो तो प्रारंभिक वेग u होगा। ये ध्यान देना, किसी वस्तु को जब ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है, यानी u का मान शून्य होता है। लेकिन जब किसी वस्तु को किस गेंद से या छत से या कहीं आप जमीन से फेंको किसी गेंद को ऊपर की ओर, जिस वेग से फेंकते हो वो वस्तु का क्या होता है, वेग होता है। ठीक, ये ध्यान देना। u और v में अगर आपको कह दिया जाए विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 2 सेकंड पश्चात 5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती, तो विरामावस्था का मतलब वस्तु का वेग क्या होगा, 0 होगा। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा जैसे करके, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपको प्रॉब्लम होगी। तो आइए फिर हमको इनको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण दिया गया उसका निगमन करते हैं, यानी ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ भी चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ लो ताकि वो यादें तरह ताज़ा हो जाए, आपको पूरा फिर से याद आ जाए। पेपर में अक्सर पूछा जाता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में गति के कोई भी समीकरण। तो गति के समीकरण हमें करना है, तो हम पढ़ते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण कौन सा है, समय वेग संबंध। अब समय वेग संबंध आपको कह दिया गया कि समय वेग संबंध का समीकरण या सूत्र स्थापित करिए, तो याद रखिएगा इसका समीकरण होता है b बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी b बराबर u प्लस ए टी होता है। इनको कैसे प्रूव करेंगे ये मान लेते हैं। ठीक, तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके बाद कुछ और करते हैं कि जब ग्राफ बनाएंगे तभी आगे कुछ प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ेगी। बिना ग्राफ की सहायता सब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये पूरा लेसन जो हो ग्राफ से ही हमें पढ़ना है और ग्राफ ये बीच से। सबसे पहले देखो, अगर कोई वस्तु थी, एक सेकंड ये थोड़ा सा मोटा कर दे लाइन को, ये आपको लाइन दिख ही रही होगी, ये कोई वस्तु थी। अब कोई वस्तु यहाँ पर, तो अभी हमने बताया था हमें किसको प्राप्त करना है, जो प्राप्त करना है वो किसके लिए, इनके हमें प्राप्त करना है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें हेडिंग, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेगो तो बहुत आसानी से आप ले लोगे। ठीक, अब हम भी बताए थे जब इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, समय बढ़ता है, यानी इस दिशा में बढ़े चलेंगे तो समय क्या होगा, t बढ़ेगा, यही तो होगा। यानी इस दिशा में चलेंगे तो समय t जो बढ़ेगा वो किस में होगा, सेकंड में होगा। इनको हम सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि हम त्वरण और जब ऊपर की ओर चलते हैं तो ये क्या होता है, वेग बढ़ता है, यानी वेग में परिवर्तन, परंतु ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। ये हो जाए तो समय बढ़ता है t सेकंड में, और जो यहाँ पर वेग बढ़ता है यहाँ पर। अब मान लिया जाए ये स्थिति कैसी है, 0 है। कोई वस्तु सी गतिशील थी, मतलब जा रही थी, तो उसका प्रारंभिक वेग u था। तो आप मान लेंगे कोई वस्तु यहाँ पर पहुंची है, प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ से यहाँ तक वेग कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ये देखो कोई वस्तु गतिशील थी, O से A तक गई, सपोज कर लीजिए A। अब वो क्या करती है, अपने वेग में परिवर्तन लाती है। तो अपने वेग में परिवर्तन लाती है तो मान लीजिए ये ऐसे चली गई, तो कैसा त्वरण, क्योंकि कह रहा है एक समान त्वरण है, तो एक देखो आपको बताए थे अगर ऐसे एक सीधी रेखा बन जाए तो सीधी रेखा बनने पर उसके वेग में कैसा हुआ, एक समान दर से वेग में परिवर्तन हुआ है ना। तब ये चलते चलते जब यहां पर पहुंच गई, तो अगर आप इनको हम मिला देते हैं, अगर आप इनको मिलाओगे यहां से, ये हो गया। आप देखो ये मिलने के बाद इसमें जब मिल गया, इनका वेग मिल गया, तो इसका वेग कितना था, जैसे ये चलते चलते पहले u था, इसके बाद t समय पश्चात इनके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जो पहले इतना था अब वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो कितने समय पश्चात, t समय पश्चात, तो इनसे अगर आप मिलाओगे तो ये t हो जाएगा। अब आप क्या करो, t समय पश्चात इनका क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी हो जाए, 0 समय था
और 0 से t समय पश्चात इसमें ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इनका वेग बदलकर क्या हो गया, ये b हो गया, यही तो कहोगे। तो ये पूरी जो रेखा होगी इनको जो प्रदर्शित करेगा वो वेग b को प्रदर्शित करेगा। थोड़ा सा ऐसे बना देते, थोड़ा सा और दूर, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें बनाना है हमें। ये चल रहा है तो ये वेग क्या हो जाए, b हो गया यहां तक। ये जहां से इसके वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, आप इनको ऐसे मिला दीजिए। आपने ऐसे मिला दिया तो आप देखो एक आयत बन रहा है। अगर ये आयत बन रहा है, ये दूरी t है, तो ये भी तो दूरी t होगी, कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये दूरी t है तो एक आयत बना, तो ये तो दूरी t हो जाएगी। ये दूरी u है तो इधर की भी दूरी कहोगे क्या होगा, u होगा कि नहीं? क्योंकि आयत बन रहा है तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब जब इसमें आगे चलेगा तो ऊपर कितना हो जाए, वेग में अगर परिवर्तन देखें तो ये कितना होगा, पूरा b था तो ये b माइनस यू हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा इनके बीच का, यानी ऊपर वाला तो अगर a माना था, इसको हम b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो ये ग्राफ बन गया। अगर हम इनका आयत बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो u और t, यानी इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो ut हो जाएगा। और इनकी बात हम करते हैं कि इनके लिए यहां पर जो दिया गया इसमें, तो एक देखो 90 अंश का कोण बन रहा है। कहोगे जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो उस स्थिति में 90 अंश के कोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ut। तो अभी इसको हम दिखा देंगे 1/2 80², ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि लंब गुणे ऊंचाई ये हो जाएगा। और इसको जब निकालोगे तभी आपको साफ साफ दिखेगा कि इनके वेग में परिवर्तन। जब गति का समीकरण निकालेंगे b माइनस यू, तो भी आपको ये साफ साफ दिखा देंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में जो ये रेखा है AB जो रेखा है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, रेखा की ढलान को। तो रेखा की ढलान है, अर्थात ये रेखा बता रही कि वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, वो चीज हमें ज्ञात करना है। चलिए हम त्वरण ज्ञात करते हैं कि वस्तु का त्वरण कितना होगा। अब बताइए, गतिशील वस्तु का त्वरण निकालो इसमें कि गतिशील वस्तु का त्वरण कितना होगा। गतिशील वस्तु का त्वरण, त्वरण जब निकालेंगे तो त्वरण क्या होगा, A बराबर रेखा AB का ढाल, या ढाल ले लीजिए या ढलान ले लीजिए या परवड़ता ले सकते हैं। अब रेखा AB है, अगर ये रेखा AB है तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इनका रेखा AB का निकालेंगे। तो आप जानते हो अगर ढलान निकाला जाए तो हमेशा tan का फार्मूला लगाइए। तो आपने पढ़ा होगा कि क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये तो होता है, कहोगे हाँ। तो देखो कोण के सामने की भुजा लंब कितना है, अगर हम बात करें कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आपको मालूम है। तो अगर कोण के सामने की भुजा लंब है तो हम क्या लिख सकते हैं, BD, और आधार कितना है, AD। तो आप लिखिए इसमें A बराबर BD या DB लिख दो, DB और माइनस कितना, AD हो जाएगा। अब AD हो गया, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मालूम है कि अगर CD बराबर ये मालूम है और CB बराबर ये मालूम है या BC बराबर, तो आप घटा सकते हो कि नहीं, किसमें से, हम ऐसे घटा देते हैं A बराबर BC और माइनस कितना हो जाएगा CD और बटे कितना होगा AD हो जाएगा। तो आप देखो BC का मान दिया है आपके सामने, ध्यान से देखो, देखिए BC का मान यहां से चालू हुई, ये रेखा यहां तक खींची गई तो ये BC हो गया, और CD का मान यहां से यहां तक रेखा खींची गई, इसके ऊपर नहीं गई ये रेखा। जब इसके ऊपर ये रेखा नहीं गई तो ये कट गया इस स्थिति में कि यहां पर ये कट रहा है। तो यहां से CD का मान कितना U है, तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो BC का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और इसका मान B और माइनस U, इसको इधर गुणा, ये T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो हमने AD बराबर कितना लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है ना इसके नीचे, तो वो इसको प्रदर्शित कर रहा है, इसको उधर गुणा करा दो
तो ये कितना हो जाएगा, AT बराबर B माइनस यू हो जाएगा। हमें किसकी B की वैल्यू, U को इधर लाओ, तो U प्लस AT बराबर कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब देखो B बराबर क्या लिख सकते हो, U प्लस कितना AT हो जाएगा, जो गति के समीकरण का है। इसी को आपको सॉल्व करना था, देखो कितनी आसानी से आ चुका है। अब एक चीज़ आपको अभी हमने बताया, अगर B माइनस यू बराबर क्या हो जाए, T हो जाए, तो अभी देखो AT लिखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो क्या होगा, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसे निकाल लेते बस, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो 1/2 और गुणे कितना होता है, लंब, और गुणे कितना, आधार। तो देखो 1/2 लंब कितना है, B माइनस यू, अब आधार कितना है, T है। तो B माइनस यू बराबर अभी हमने नीचे देखो दिखाया था, कहाँ दिखाया था, यहाँ पे। B माइनस, देखो B माइनस यू बराबर 80, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 80 इंटू कितना, T², तो गुणा करा देंगे 1/2 AT²। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया, बस आपको बता दियो कैसे आया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार में लो, 1 बार में नहीं आ रहा उतना सही। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लो। बस गति का समीकरण था, वो हमने आसानी से प्राप्त कर लिया, आप समझ भी गए होंगे। आइए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब आपके सामने, क्योंकि बार बार ग्राफ बनाना हमारे लिए टिपिकल है, इसलिए हमने ग्राफ पहले से बना के रखा है ताकि आपको समझ सके, ग्राफ आपको समझ सकते हो। यहाँ पर पॉइंट बदल जाए उससे कोई मतलब नहीं, जैसे A है, C यहाँ पर, B यहाँ पर, D यहाँ पर, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि लेना देना होता है। अब द्वितीय समीकरण समय स्थित संबंध क्या प्रदर्शित करता है, पहला क्या था, अभी आपने पढ़ा, इस स्थिति में था कि जो अभी हमने पढ़ा था समय वेग संबंध था। अब हम पढ़ते हैं समय स्थित संबंध। समय स्थित संबंध याद रखना किस समीकरण को प्रदर्शित करता है, ये होता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। यानी अगर कह दिया जाए समय स्थित संबंध का समीकरण बताइए, तो क्वेश्चन पूछा भी गया है समय स्थित संबंध का समीकरण बताइए। समय स्थित, स्थित का मतलब किसी वस्तु की दूरी, तो आपको दूरी आ जाए तो S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। तो आपके पास ये जो ग्राफ दिया गया, इसमें हम कैसे क्या करें कि इनको आसानी से निकाल सकें। जब निकालने के लिए तो हमें यही करना होगा, हमने ग्राफ आपके सामने अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, इसी को निकालना है। तो आपको T सेकंड में चली गई दूरी, अगर हम निकालते हैं इसमें, तो इसका निकालिए T सेकंड में चली गई दूरी। गतिशील वस्तु द्वारा T सेकंड में चली गई दूरी। अगर हम दूरी ले लेते हैं तो हमें ग्राफीय विधि से निकालना है। तो S बराबर, देखो ये S है, S बराबर जो इसमें आकृति दिख रहा है, यानी आकृति कौन सा, OACB का क्षेत्रफल, ये हमें क्षेत्रफल, यानी कहीं आपको समय और वेग ग्राफ दिया गया है तो उसके द्वारा जब क्षेत्रफल निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, दूरी आएगा। तो दूरी निकालो इसमें, तो इसमें 2 आकृतियां बन रही है। S बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं तो देखो S बराबर क्या होगा, 2 आकृतियां बन रही है, तो आप ले लो S बराबर पहले आयत OAB और D का क्षेत्रफल, फिर प्लस आगे देखो क्या बन रहा है, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी ये जो बन रहा है ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप चलिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको मालूम होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, इसको ले लो, यानी हम चाहे ले लें लंबाई कितना, OA ले लें, और चौड़ाई क्या ले लें, OD ले लें, सही है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 अभी आपको पता है लंब गुणे आधार। तो आप आइए इसमें अगर ले लिया जाए तो इनकी लंब की वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अभी हमने क्या लिखा था, B माइनस यू, यानी ये हो जाएगा BC/A। तो इसको लिख सकते हैं
लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब, ए बी गुणे कितना बी सी हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू रखो, ओ ए की वैल्यू इस ग्राफ में दिया गया है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना यू है, ना समझ में हम दिखा दें। देखो यहाँ से यहाँ तक यू है और ये टी है ओ सी, फिर इसके बाद इसको ऊपर गए तो ये टी था, ये बी माइनस यू था। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओ ए, तो इनको लिख सकते हैं u इंटू कितना टी हो जाएगा, अब प्लस 1/2। ए बी जो माप है वो कितनी है, ए बी की माप है, तो देखो ये u है ये b है, तो आप इनको कितना लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो इनको कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b और माइनस यू, यही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप ऐसे लिख दो कि b माइनस यू। तो हम लिख सकते हैं ए बी की माप कितना है t है और इंटू इसकी माप कितना b माइनस यू है। तभी आपने पढ़ा था, चूंकि समीकरण एक था आपका, यानी इक्वेशन फर्स्ट का b बराबर u प्लस ए टी, आप इसको इधर ले लो, b माइनस यू बराबर कितना 80, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, इनको गुणा कराओगे ut हो जाएगा प्लस 1/2, और ये t था और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 80, तो आप गुणा करा दीजिए, s बराबर कितना हो जाएगा ut प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 80²। ये गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। तो बस ऐसे ही ग्राफ है, इससे अगर आपको गति का द्वितीय समीकरण निकाला पूछा जाए प्रथम समीकरण, तो हम ऐसे ही ग्राफ बना के निकाल लेते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बस आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट। अब आप नेक्स्ट देखिए, एक और पढ़ लेते हैं, वेग स्थित संबंध। वेग स्थित संबंध जो इसका समीकरण होता वो, जैसे हमें समय वेग पढ़े और समय स्थित पढ़ा, अब तीसरा है ये समय क्या कह रहा है कि वेग, तो आपने पढ़ा होगा समीकरण b² बराबर u² प्लस 2as, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कैसे निकाला जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग की बात है। तो सेम वही चीज़ हमें क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो आप निकाल दीजिए त्वरण का, क्योंकि जब त्वरण निकालेंगे तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा इसमें नहीं ज्ञात कर सके, ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण तो आपको मालूम था, यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा दिखा रही है गतिशील है, तो फिर वही चीज़ निकालते हैं जैसे हमने पीछे निकाला था दूरी। तो ग्राफ आपको सेम है, तो हम निकालो पहले दूरी। देखो t सेकेंड में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, अगर कोई वस्तु है 30 सेकेंड में दूरी चलता है तो s बराबर, आप अब चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने आगे अब की हम एक नाम दे रहे हैं चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल या CBD, इसको हम लिख सकते हैं D का क्षेत्रफल। अब आप देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम लिख देते हैं, पहले सूत्र ही लिख देते हैं इसी में ही, ताकि आप समझ सको। S बराबर होता है 1/2 और बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है तो क्या होगा, तो समांतर भुजाएं कौन है, ये चला गया इधर, ये चला गया, तो समांतर तो नहीं, लेकिन OA तथा CD ये समांतर है कि नहीं, तो समांतर भुजाओं का योग, तो आप चलो जोड़ते हैं, S बराबर 1/2 हो जाएगा, समांतर भुजाओं का OA प्लस कितना होगा CD
और इनटू इनके बीच की दूरी कितना, OD ले लो चाहे AB ले लो, ये CD हो गया ना, ये समांतर भुजा हो गई, ये इनके समांतर। अब चाहे हम OD ले लें चाहे AB ले लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ले लेते हैं OD। अब आप देखिए S बराबर कितना होगा 1/2, OA बराबर U और CD बराबर क्या था B, और OD बराबर कितना T हो जाएगा। फिर आप देखो समीकरण एक जानते थे, क्या जानते थे कि B बराबर U प्लस AT। अगर हम इसको इधर ले लें तो B माइनस U बराबर कितना हो AT हो जाएगा, बट T की वैल्यू निकालो तो क्या लिखो B माइनस U बाई A होगा कि नहीं, क्योंकि ये इस तरह भाग में आएगा तो हमने T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो S बराबर 1/2, इसको लिख सकते हैं B प्लस U, और इनको क्या लिख सकते हैं V माइनस U बटे कितना A हो जाएगा। देखो इनको इससे गुणा कराओ तो S बराबर देखो B प्लस U B माइनस U, तो आप पढ़े होंगे सूत्र A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है A प्लस B और A माइनस B। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो B स्क्वायर और माइनस कितना U स्क्वायर और बटे कितना 2A हो जाएगा। अब 2A को इधर गुणा करा दो, जब इधर गुणा कराएंगे तो 2AS होगा और बराबर कितना B स्क्वायर और माइनस U स्क्वायर। इनको इधर ले आओ तो आप कैसे U स्क्वायर और प्लस 2AS और बराबर कितना हो जाएगा B स्क्वायर। तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि B स्क्वायर बराबर देखो U स्क्वायर और प्लस कितना 2AS। तो बस ऐसे ही हम क्या करते हैं गत के तृतीय समीकरण को ज्ञात कर लिया, आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। कोई प्रॉब्लम रही होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहीं तक पढ़ते हैं, गत के तीनों समीकरण को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। टी/वे सेकंड में दूरी बताना है, वो निकालना है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।